आम आदमी पार्टी और साथ ही दिल्ली की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, पर्यावरण विभाग संभाल रहे, वन एवं वन्यजीव के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग संभाल रहे और साथ ही छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे श्री गोपाल राय जी। गोपाल राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। गोपाल राय साहब, सबसे पहली बात ये कि देश के संदर्भ में 26 नवंबर को ही फिर देश ने एक बड़ा आतंकी हमला भी झेला। 26 नवंबर को ही एक पार्टी भी बनी, एक आंदोलन से इसका गठन हुआ। 9 साल बीत चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर आम आदमी की राजनीति की शुरुआत की और दिल्ली के अंदर उसने एक रोल मॉडल खड़ा किया, क्योंकि धीरे धीरे राजनीति में एक ऐसा प्रचलन शुरू हो गया था कि लोगों ने मान लिया था कि बिना पैसे के, बिना तीन तिकड़म के, बिना क्राइम के सफलता नहीं मिल सकती। तो पहली चीज़ तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक रोल मॉडल ये दिया कि आम लोग भी अगर राजनीति में आना चाहें और ईमानदारी से राजनीति में चुनाव लड़ना चाहें तो वो जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। ये पूरे देश के लिए एक नया मॉडल खड़ा हुआ, क्योंकि जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वो चाहते हुए भी राजनीति में कदम नहीं रखते, सिर्फ इसलिए उनको लगता है कि हम यहाँ कहाँ टिक सकते हैं। दूसरी चीज कि दिल्ली के अंदर वो बुनियादी बदलाव आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया जिसको लोगों ने मान लिया था कभी नहीं हो सकता। जैसे शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लोगों ने ये मान लिया था कि सरकारी स्कूल तो बीते दिनों की बात है, कोई मजबूरी में ही वहां नाम लिखवाता है। लेकिन पिछले 7 साल के कार्यकाल में दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ। आज ये हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सीबीएसई का रिजल्ट सरकारी स्कूल के बच्चे लेकर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके लोग सरकारी स्कूलों में लिखवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि देखिए कोई भी समाज हो, कोई भी राष्ट्र हो, शिक्षा के बदलाव के बगैर वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उसी तरह से जो एक आम इंसान की बुनियादी जरूरत है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इसकी गारंटी हम कर पाए। आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट जो भी परिवार खर्च करता है उसका 1 रुपए का भी बिल नहीं आता, न पानी का आता जो 2500 खर्च कर रहा है और न बिजली का आता है। आज देश की राजधानी में एक सामान्य आदमी को बिजली पाने की सरकार की तरफ से हम गारंटी करते हैं। तो दिल्ली के अंदर हमने एक नया रोल मॉडल को सफलता से स्थापित किया है और साथ ही साथ पंजाब के अंदर हमने पिछली बार अपना विस्तार किया और अपोजिशन की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। इस बार काफी अच्छी संभावना वहां पर दिख रही है। गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी को काफी मजबूती से लोग साथ खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम इस बार शुरुआत कर रहे हैं। तो जो दिल्ली में रोल मॉडल बना है, पिछली बार जब हम जीते थे तो लोग कहते थे अरे भाई आए गए, हो जाता है कभी कभी, लेकिन इस बार भी 62 सीट से लोगों ने जिताई। तो अब देश के सामने एक सफल विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ जीत का बल्कि काम करने का भी एक रोल मॉडल खड़ा कर दिया। जी, तो जैसा कि आपने बताया और दिल्ली का उदाहरण तो सबके सामने है ही, और आपने इसका जिक्र भी किया कि दूसरी बार भी उसी तरह के प्रचंड बहुमत से जीत के आना किसी भी सरकार के कामकाज पर एक ठप्पा होता है। क्या बाकी राज्यों में भी उस तरह के विकल्प के रूप में खड़ा हो पाने की स्थिति में आज आप देख रहे हैं, क्योंकि 9 साल पार्टी को बीत चुके हैं? देख रहे हैं हम, इस बार काफी बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है और आम आदमी पार्टी काफी मजबूती से ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें परिणाम लेकर आएगी। पंजाब में खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब में एक ऐसा राज्य है जिसमें दिल्ली के बाद
आपकी उपस्थिति दर्ज भी हुई है, संसद के भीतर भी दर्ज हुई है। तो पंजाब में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, बहुत अलग तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुका है, कैप्टन साहब कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, नई पार्टी बनाने की बात कर चुके हैं, और वो ये भी ऐलान कर दिया है कि किसान आंदोलन को, किसान कानूनों को वापस लेने के बाद कि अब बीजेपी के साथ भी जाएंगे। तो ये जो समीकरण लगातार बनते बिगड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की उम्मीदें किस तरह से देखें? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग खड़े थे उसमें, उस कारवां में और लोग जुड़े हैं, लेकिन जहां तक अकाली और भाजपा का सवाल है तो पिछली बार उन्होंने ज्वाइंट चुनाव लड़ा था, इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो समर्थन बेस था वो बट रहा है जी। कांग्रेस को पिछली बार लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन अभी कांग्रेस 3 गुटों में बटी हुई है। एक कैप्टन साहब जो ऑलरेडी अलग हो चुके, कांग्रेस का एक धड़ा चूंकि इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे उनके साथ खड़ा है। दूसरे नया मुख्यमंत्री चन्नी साहब को बनाया गया है, कुछ लोग संगठन में उनके साथ खड़े हैं, और तीसरा धड़ा सिद्धू साहब ने अपना मोर्चा खोल रखा है। तो अगर हम देखें पिछली बार की राजनीतिक परिदृश्य में और इस बार के परिदृश्य में, तो दोनों पार्टियां जो उनके पास जनाधार था वो विखंडित है। आम आदमी पार्टी ने कॉन्सिस्टेंट जो है अपने जो है संगठन को और ग्राउंड पे मजबूत किया है, और दिल्ली के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनने का असर भी पंजाब के अंदर दिख रहा है कि भाई पंजाब में जो एक अस्थाई सरकार चाहिए वो सरकार, काम करने वाली सरकार आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए पंजाब में आप कहीं भी चले जाइए तो एक ही बात लोग कह रहे हैं कि भाई एक मौका झाड़ू को देना चाहिए। जब दिल्ली में आप चुनाव लड़ रहे थे तो सर्वविदित रूप से कम ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के रूप में एक चेहरा था कि जिस चेहरे के साथ आप आगे थे। क्या पंजाब में भी इस तरह से किसी चेहरे को आगे करने के बारे में पार्टी ने सोचा है, या पहले चुनाव लड़ने पर फोकस? नहीं, पार्टी वहाँ मुद्दा, संगठन और चेहरा तीनों को मिला करके मैदान में चुनाव में उतरेगी। जी। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या किस तरह की तैयारी है, क्योंकि संजय सिंह जी भी लगातार लगे हुए हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक अलग तरह का गठबंधन इस बार बनता नजर आ रहा है, जो समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में गठबंधन हो चुका है, और खबरें इस तरह की है कि आम आदमी पार्टी भी शायद उनके साथ जा सकती है। तो किस तरह की संभावना है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खासतौर से किसान आंदोलन के बाद और लखीमपुर खीरी की जिस तरह से घटना हुई और जिस दरिंदगी के साथ, अमानवीयता के साथ किसानों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरह से कुचला, और आज भी वो मंत्री बने हुए हैं, तो उसके बाद पूरा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है उसमें। तो उन परिस्थितियों में जिस तरह की एक तानाशाहीपूर्ण और एक अहंकार दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश में लोग उसको बदलना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी शुरुआत कर रही है, तो जो भी परिस्थितियां हैं उसको एनालिसिस कर रहे हैं और उसको देखते हुए ही पार्टी निर्णय लेगी। किसान आंदोलन के बाद परिस्थितियां, चाहे पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसान आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बनी, सरकार को वापस बैकफुट पर जाना पड़ा, सारी पार्टियां इसे अपनी अपनी जीत बता रही हैं। आम आदमी पार्टी या आप किस तरह से देख रहे हैं किसान आंदोलन को जुड़े, क्योंकि किसानों ने अब तक पत्ते साफ नहीं किए, किसान लगातार कहते हैं कि हमारा मंच राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए, ये जीत तो किसान आंदोलन की है। किसान आंदोलन में अपने अपने तरह से सब सहयोग कर रहे थे, लेकिन लड़ाई तो किसानों ने लड़ी है, बाकी सब सहयोगी हैं। और अभी भी किसानों से, कल भी अभी विधानसभा का सत्र था दिल्ली के अंदर, तो किसान से अभी भी सरकार वार्ता नहीं कर रही है। एक तरफा कानून पास किया गया और एक तरफा ही वापस ले लिया गया। तो किसान आंदोलन ने निश्चित रूप से एक साल जिस अहिंसात्मक तरीके से, धैर्य के साथ, तमाम विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई को जारी रखा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोई ऐसा हाथकंडा नहीं छोड़ा जिससे उनके मनोबल को तोड़ा जाए। चाहे उनको आतंकवादी कहना हो, खालिस्तानी कहना हो, नक्सलवादी कहना हो, पाकिस्तान का एजेंट हो, चाइना का एजेंट हो,
जो कुछ भी हो सकता था वो सारे हमले मानसिक किए गए। वाटर कैनन, लाठी चार्ज से लेकर के गाड़ी से कुचलने तक की घटना हुई, लेकिन किसानों ने धैर्य के साथ अपनी लड़ाई को लड़ा है और उस दबाव में उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन अभी किसान आंदोलन आगे का क्या रास्ता तय करता है, खासतौर से जो एमएसपी पे कानून बनाने की जो बात है, निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में उसका वादा किया था और उससे निश्चित रूप से देश के किसानों के जिंदगी पर उसका दूरकालीन प्रभाव पड़ेगा। तो अभी आगे क्या रणनीति बनती है किसान आंदोलन की, उसके अनुरूप हमने पहले भी खुल के समर्थन किया है और आगे भी हम समर्थन करेंगे। जी, ममता बनर्जी अचानक से एक चेहरे के रूप में सामने आ रही हैं। कई जानकार भी हैं, वो लगातार ये कहते भी हैं कि विपक्ष के एक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कई सारे नेताओं से उनकी मुलाकात भी लगातार होती है। अरविंद केजरीवाल जी से भी बड़े अच्छे संबंध ममता बनर्जी के हैं, कई जगहों पर वो गई भी हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं सर? मेरे ख्याल से अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ये जो अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो भविष्य के परिदृश्य को साफ करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करेंगे। तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों या और भी अपोजिशन की पार्टियां हों, ये सारे लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव का क्या पिच तैयार होगा, ये इन 5 राज्यों के परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। इस आम आदमी पार्टी के संदर्भ में आम आदमी क्या सोचे कि आपकी जंग किसके खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, या कांग्रेस की जो चीजें रही हैं उसके लिए है, या हर राज्य के हिसाब से रणनीति आपकी अलग रहती है? किस तरह से देखा जाए? देखिए, हमारी जो बेसिक रणनीति है वो रणनीति तो ये है कि भारतीय राजनीति में आजादी के बाद आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी जिंदगी के जद्दोजहद हैं, जिसके लिए 90% लोग सुबह से लेकर के रात तक संघर्ष करते हैं, सरकारों को उसमें उनके साथ और सहयोगी की भूमिका में खड़ा होना था, वो नहीं खड़े हुए। चुनाव में मुद्दे आते हैं, वादे होते हैं और चुनाव के बाद फिर आम आदमी वहीं जो है वो टुकुर टुकुर देखता रहता है, 5 साल का इंतजार करता रहता है। आम आदमी पार्टी की जो बेसिक राजनीति है कि उनके दर्द में सहभागी बने सरकार। सरकार तो आम आदमी बनाता है, लेकिन सरकार बनने के बाद आम आदमी की जो लड़ाई है उसमें सरकार साथ नहीं खड़ी होती है। और इसलिए चाहे उनके बिजली का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे महिलाओं का सवाल हो, तो जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों को लेकर के उन बुनियादी चीजों को सॉल्व करने के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अब उसके बीच में कांग्रेस आती है तो हम कांग्रेस से भी लड़ते हैं और भाजपा आती है तो भाजपा से भी लड़ते हैं, लेकिन लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है काम करना और उस मिशन पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। कोरोना काल के दौरान कई सारी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर लगातार काम किए। विपक्षी पार्टियां ये बड़े गंभीर आरोप लगाते रहे कि कोरोना काल में जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार लाखों रुपए के विज्ञापन देने में व्यस्त थी। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में था कि जब ये सरकार बनी थी तो बड़ा सादगी पूर्ण तरीके से सरकार को चलाना है, सब चीज़ों को लेकर, और बड़ी चीज़ें हुई जिसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अप्रिशिएशन मिले। ये अचानक से विज्ञापन और इसकी जो स्थितियां निकल के सामने आई, लोगों के सामने 2 तरह की स्थितियां हो जाती हैं। इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे सर? देखिए, फैक्ट की जहां तक बात करें तो दिल्ली की सरकार में जो अपने जागरूकता अभियान में विज्ञापन सरकार देती है और अन्य राज्यों की सरकारें जो देती हैं, जब उनकी आप तुलना करेंगे तो फैक्ट सामने आएगा। लेकिन जहां तक हमारी सरकार की बात है, कोरोना काल के दौरान विज्ञापन की आप बात कर रहे हो, कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने पहली सरकार है जिसने होम आइसोलेशन का सिस्टम शुरू किया। जिस समय पूरी आपाधापी में लोग थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, एक भय का माहौल बना हुआ था, उस समय होम आइसोलेशन के सिस्टम को खड़ा करना
और उस पर लोगों को विश्वास हो, वो जागरूकता लाना, ये छोटी काम नहीं है। और उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ा और हमने किया, और उसका परिणाम है कि लोगों को उस पर धीरे धीरे भरोसा हुआ। हमने लोगों को जागरूक भी किया और सिस्टम भी बनाया, और लाखों लोग होम आइसोलेशन से अपने घर पे ठीक हुए। तो हम जिस चीज पे जागरूकता करते हैं वो किसी मुद्दे पे करते हैं, किसी चीज के एक मिशन पे करते हैं, तो वो तो जो जरूरी होता है हम वही काम करते हैं। जहां तक बजट की बात है, एक बार सभी राज्यों का बजट अगर सामने आएगा तो तस्वीर आपको साफ हो जाएगी। चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास में है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य पूरे देश का जहां पर कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई। 3 साल सरकार को बीत चुके हैं, अब चुनौतियां आपके सामने भी हैं। किस तरह से छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को देख रहे हैं, और यहाँ की सरकार ने अब तक जो कामकाज किया है, इन सब के बीच में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ राज्य अलग इसलिए बना कि छत्तीसगढ़ के किसानों को, खास तौर से आदिवासियों को, और सबसे खास तौर से जो छत्तीसगढ़ का नौजवान है, उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। 3 बार 5-5 साल क्या 3 बार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मौका मिला, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इच्छा से नहीं आई, लोगों की मजबूरी के विकल्प थी कांग्रेस, और वो आज सत्य साबित हो रहा है। 3 साल भी कांग्रेस के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो गया। पिछले 3 साल से मैनिफेस्टो के सारे वादे एक तरफ रख दिए गए, एक ही लड़ाई चल रही है, कुर्सी बचेगी या जाएगी। पूरी कांग्रेस पार्टी यहां से लेकर के और दिल्ली तक एक ही चीज में मशगूल है, आज गई कल होता है बच गई। तो लोगों की जो हसरतें थी, लोगों की जो उम्मीदें थी, लोगों की जो ख्वाहिशें थी, जिसके लिए इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा को लोगों ने 15 साल की सरकार को उखाड़ के फेंका, वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। आज किसान धान की फसल बारिश से बर्बाद हुई है, वो सोच रहा है आज सरकार मुआवजे की घोषणा करेगी, कल करेगी। भूपेश बघेल जी यूपी में जाके घोषणा करते हैं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ का किसान परेशान घूम रहा है, चुप्पी साधे बैठे हैं। दिल्ली के अंदर भी फसल बर्बाद हुई है। 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का मुआवजा सरकार ने देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है? किसानों ने समर्थन किया था इस सरकार को, नौजवानों को वादा किया था उन्होंने कि या तो हम रोजगार देंगे और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 3 साल में वो मैनिफेस्टो के पन्ना पलट करके इन्होंने नहीं देखा। हाथियों के आतंक से पूरा सरगुजा से लेकर के और रायगढ़ का जो पूरा इलाका था, वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो दाव पर रहती है। वादा इन्होंने किया था कि अदानी का प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। आज ये भी सरकार अदानी की गोद में बैठ गई, प्रोजेक्ट पास हो गया। हाथी जो है अब सरगुजा रायगढ़ से होते हुए सुन रहे हैं, बस्तर तक अब रौंद रहे हैं। तो ऐसे में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मजबूरी में लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता गई। क्या वो विकल्प बनने की स्थिति में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने आप को देखती है? क्योंकि जमीन पर जो चीजें होनी चाहिए वो नजर नहीं आती, कार्यकर्ताओं के संदर्भ में हो, पार्टी के संदर्भ में हो, सदस्यता के संदर्भ में हो, चीजों को लेकर क्या आगे कुछ प्लानिंग जो अभी वक्त बचा है इसके संदर्भ में? नहीं, देखिए, इस सरकार को लोगों ने प्रचंड बहुमत से बनाया था, तो ये सरकार को पूरा मौका मिलना चाहिए था। कि कल ये ना कहे कि नहीं जी हमें तो मौका नहीं मिला इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पर्याप्त समय होता है सरकार के निर्णय लेने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब 3 साल पूरा होने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन को पूरी ताकत से शुरू करने का फैसला किया है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब हम संगठन विस्तार का अभियान छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जहां भी ताकत है, दिल्ली के अंदर भी जो ताकत हमारी है वो हमारा संगठन नहीं है, वहां के लोग हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर कांग्रेस भाजपा
जो दोनों को आजमा लिया लोगों ने। अगर इससे बेहतर विकल्प चाहिए तो आम आदमी पार्टी का विकल्प उनके सामने प्रस्तुत है। हमारे काम भी उनके सामने रोल मॉडल के रूप में है। तो विकल्प तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बनाना है। हम तो एक माध्यम है, एक जरिया है, और वो हम पूरी ताकत के साथ वो माध्यम और वो मंच बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक चर्चा हम लोगों ने की, मैं थोड़ा सा बुनियादी विषयों की तरफ भी आपको ले चलूं। दिल्ली में दरअसल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसमें अभी यमुना नदी की तस्वीरें जो सामने आई थी, छठ को लेकर भी एक अलग विवाद की स्थिति बनी, पूरे देश में एक अलग चर्चा उसके बाद चली। अब चूंकि पर्यावरण विभाग भी आपके पास में है, ये हर बार जब भी सीजन इस तरह का आता है, दिल्ली में इसी समस्याओं को लेकर बड़ी चर्चा होती है। जब भी कोई कदम उठाए गए हैं, वैकल्पिक कदम उठाते नजर आते हैं। क्या कोई दीर्घकालिक कदम उठाने के बारे में भी आप लोग विचार कर रहे हैं? ये सवाल मेरा इसलिए महत्वपूर्ण है सर कि इसी तरह की तस्वीरें कुछ दिन पहले यहाँ पर खारून नदी है रायपुर में, वहां पर भी तस्वीरें सामने आई थी। कमोबेश उसी तरह की स्थितियां थी। लोगों ने यही कहकर सोशल मीडिया में डाला कि ये यमुना नदी जैसी स्थिति यहाँ पे भी हो गई है। तो जो आप लोग कम से कम कोई अगर विकल्प निकाल पाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश भर में भी हो सके, क्या कोई सब दीर्घकालिक प्लान कर? देखिए, दो चीजें हैं। एक है एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो वहां की भौगोलिक स्थिति है, 12 महीने में 9 महीने वहां पर सामान्य प्रदूषण का स्तर रहता है। जो ये विंटर का समय होता है, जाड़े का समय होता है, खास तौर से 15 अक्टूबर के बाद, और ये पूरा नवंबर का जो महीना है, इसमें वहां का जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है। उसके समाधान के लिए अभी हमने वहां पर रिसर्च कराया कि भाई दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसके सोर्स क्या है। तो अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था है, केंद्र सरकार का एक सफर, अगर आप जानते हैं, वो डेटा एनालिसिस करता है। उसके डेटा का सारा एनालिसिस हमने करवाया और वो सीएससी ने करके दिया, और हमने ये देखा कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण दिखता है उसमें 30% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के सोर्सेज से होता है। 70% पोल्यूशन जो है वो पूरा जो एनसीआर के एरिया है वहां के सोर्सेज से होता है। खास तौर से जो ये समय होता है, इस समय जो है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ये धान की कटाई शुरू होती है, और वहां पर जो उसकी डंठल होती है उसको जलाते हैं खेतों में गेहूं की बुआई के लिए, और उसका जो धुआं होता है वो इस समय खास तौर से वो पूरी तरह से अगर उत्तरी हवा चल गई तो वो सारा ला करके उस पूरे बेल्ट में जो है वो उसको एक चादर छा जाती है, और उससे जो पोल्यूटेड कण होते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और उससे एक दमघोटू माहौल बन जाता है। तो अब हम जो कोशिश कर रहे हैं पहले कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है, जो सोर्स है जहां हमारी सरकार है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए 2 स्ट्रेटजी हमने बनाई, एक तात्कालिक और एक दीर्घकालिक। तात्कालिक स्ट्रेटजी तो विंटर एक्शन प्लान हम बना करके वहां पर हम काम कर रहे हैं। दीर्घकालिक तौर पर जैसे दिल्ली के अंदर पहले जनरेटर सेट चलते थे, शायद यहाँ भी चलते हों, मार्केट्स में, घरों में, इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में, जब बिजली कट होती है तो जनरेटर शुरू होता है। दिल्ली में हमने 24/7 बिजली की गारंटी की है। अब दिल्ली के बाजारों में जनरेटर सेट बंद हो गए, उसका जो पोल्यूशन था उसको हमने रोका। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी सीएनजी पे बसें चलती थी, अब हम आगे जो प्लान कर रहे हैं दीर्घकालिक की इलेक्ट्रिक बसों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके लिए भी हमने ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हम लेकर आए हैं, और जो लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, उन पर सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है, गाड़ियों का जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह की एक तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों योजना पे काम कर रहे हैं। जहां तक वाटर पोल्यूशन की बात आपने कही है, तो यमुना के जो पोल्यूशन है उसमें दिल्ली के अंदर का भी सोर्स है और जो बाहर से पीछे से आता है वो भी सोर्स है। तो अभी दिल्ली के अंदर का जो वाटर जो पोल्यूटेड उसमें जाता है तो पूरे काफी बड़े स्तर पे
उनको ट्रीट करने के लिए हम वहाँ पर अलग अलग जगहों पर सारा प्लान हमने सेट किया है और उस पे युद्ध स्तर पे जो है वो काम चल रहा है। तो आगामी दिनों में मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूटेड पानी जा रहा है यमुना में, उसको तो कंट्रोल करने में हम सफल होंगे। आपने छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और वो दरअसल जिस तरह से मैं कुछ पढ़ पाया वो समझ पाया वो ये कि धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उससे आहत होकर आपने एक आंदोलन की शुरुआत की थी और इस तरह से आप आइसा के साथ जुड़े और आगे आए। आज भी कमोबेश इसी तरह की स्थितियां हैं। धार्मिक उन्माद एक अलग तरह का देखने को मिलता है। धर्म के नाम पर हिंसाएं की स्थिति अलग नाम पर देखने को मिलती है। किस तरह से देखते हैं आज की स्थिति को? पहले से ज्यादा नफरत का माहौल बना है और पहले घटनाएं होती थीं, लेकिन अब लोगों की जहनियत में वो नफरत का जहर डालने की प्रक्रिया तेज हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि वो इस देश का समाधान नहीं है। वो एक ऐसी अंधी गली है जहां पर न तो जो कर रहा है इस काम को उसको कुछ मिलने वाला है, न तो इस भारत राष्ट्र को कुछ मिलने वाला है। भारत एक मिनी वर्ल्ड है। भारत देश की अगर बात करें तो सबको माले में पिरोने के अलावा इस देश को आगे ले जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए आज खास तौर से जो नौजवान है उन्हें थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जिंदगी के संघर्ष को लड़ते हुए इस देश के लिए जो ये वैचारिक संघर्ष है उसके लिए अपने स्तर पे निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये जहर फैला तो ये पूरे देश को विनष्ट करेगा। इसलिए मैं पहले से ज्यादा शिद्दत से उन चीजों को महसूस करता हूं और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, आप राजनीति में हैं या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप देश में हैं और देश को बचाने की अपने स्तर पे जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए जो ये वैचारिक जो लड़ाई है, हम जहां हैं जिस भी स्तर पे हैं, हमें इंसानियत के लिए और इस देश के लिए काम करने की जरूरत है, वहीं से इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई साहब, बहुत इतने महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो हमारे साथ में आज खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय साहब मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग विषयों के संदर्भ में बातचीत की। कुल मिलाकर उम्मीद ये है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प के रूप में जनता के सामने अपने आप को रखना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली से बाहर अब कई राज्यों में अपनी उपस्थिति पार्टी ने दर्ज कराने शुरू की है। देखना है कि आगे इसके किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। नमस्कार। कैसे संगीत तुम्हार काय काम चलत है? काही नहीं भैया, सब ढंढेरा घूमत है। हाँ, तब सुन लो